तो जैसा कि हम जानते हैं कि ज्योग्राफी जो है वो अलोन वर्क नहीं करता है। ज्योग्राफी कई सारे सब्जेक्ट के साथ रिलेट करता है आपस में, और एक्चुअली ज्योग्राफी ही नहीं, सारे सब्जेक्ट किसी ना किसी तरीके से किसी दूसरे सब्जेक्ट के साथ कहीं ना कहीं रिलेट करते ही करते हैं। और ज्योग्राफी तो करता ही करता है, और ज्योग्राफी का जो रिलेशन इकोनॉमी के साथ है उस रिलेशन को हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिक ज्योग्राफी। क्या बोलते हैं? इकोनॉमी ज्योग्राफी। और इकोनॉमिक्स के अंदर जो हम क्या देखते हैं कि कोई पैसे कैसे कमा रहा है, एक्टिविटीज़ कर रहा होगा पैसा कमाने के लिए, तो वो एक्टिविटीज़ कौन कौन सी हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को। तो जो ह्यूमन बीइंग्स है, जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ करता है, जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो होती हैं, जो जनरेट करती है इनकम को, उनको हम बोलते हैं क्या? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ठीक है। और जो ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं ये 4 तरीके की होती हैं। प्राइमरी एक्टिविटी होती है, सेकेंडरी एक्टिविटी होती है, टर्शरी होती है और क्वाटरनरी होती है। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी 4 तरीके की है। ऐसे 4 से आगे भी आ सकती है, और नए जनरेशन में किसी और तरीके की इकोनॉमिक एक्टिविटी भी आ सकती है। तो यहाँ पर हम 4 तरीके की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पढ़ने वाले हैं, मेनली प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी। और इस वीडियो के अंदर या इस चैप्टर के अंदर हम कह सकते हैं हम जो एक्टिविटी के बारे में पढ़ने वाले हैं वो एक्टिविटी है हमारी ये वाली प्राइमरी एक्टिविटी, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्राइमरी एक्टिविटी क्या होती है, ठीक है। प्राइमरी एक्टिविटी, तो देखो प्राइमरी एक्टिविटी को हम बाकी एक्टिविटी से सबसे पहले डिफ्रेंशिएट कैसे कर सकते हैं, ये चीज़ को समझो। तो हम प्राइमरी एक्टिविटी को डिफ्रेंशिएट ऐसे कर सकते हैं ना, जो प्राइमरी एक्टिविटी होगी आपकी ये ज़मीन से जुड़ी हुई होगी। जैसे जो हमने प्रीमिटिव इंसान ने जो सबसे पहले करना शुरू किया होगा, जो बहुत पुरानी चीज़ें हैं, यहाँ पे मशीनरी का, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर का ज़्यादा रोल नहीं है, ठीक है ना। जैसे खेती बाड़ी हो गई, ठीक है ना, माइनिंग हो गया, कोई चीज़ को खोद के निकालना, ठीक है ना, ऊपर ही ऊपर से, मतलब जैसे कोई सिलिकेट निकाल रहा है, ठीक है ना, शीशा बनाने के लिए। शीशा तो बहुत पहले से बनता आ रहा है ना, आयरन भी बनता आ रहा है, ठीक है। तो ये बहुत प्राइमरी एक्टिविटीज़ है, ठीक है ना। एग्रीकल्चर हो गया, फिशिंग हो गया, ठीक है ना, हंटिंग, गैदरिंग, ठीक है ना, वो एनिमल को मारना खाने के लिए वगैरह वगैरह, ये सब प्राइमरी एक्टिविटीज़ के अंदर आ जाती है, ठीक है। तो यही है प्राइमरी एक्टिविटी। इसके टाइप्स वगैरह, कैरेक्टरिस्टिक्स, बहुत सारी चीज़ों को हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं फिर। तो प्राइमरी एक्टिविटी क्या है? प्राइमरी एक्टिविटी डायरेक्टली डिपेंड करती है इन्वायरमेंट पे। किस पे डिपेंड करती है? इन्वायरमेंट पे, ठीक है। एंड एज दिस रिफर्स टू यूटिलाइज द अर्थ रिसोर्सेज, क्या करती है? अर्थ के रिसोर्सेज को यूटिलाइज करते हैं हम लोग प्राइमरी एक्टिविटी के अंदर, ठीक है ना। कौन कौन से रिसोर्सेज? लैंड हो गया, ठीक है, वाटर हो गया, वेजिटेशंस हो गया, बिल्डिंग मटेरियल हो गया, ठीक है, जैसे ईंट हो गया, ये मिट्टी वगैरह, ठीक है, ये सब ज़मीन से ही मिलता है। और जो मिनरल्स हो गए, मिनरल्स माइनिंग वाला जो बताया था अभी मैंने कि आयरन अभी नहीं, बहुत पहले से मिलता है, ठीक है, ठीक है, मिनरल्स। इट डज इंक्लूड हंटिंग एंड गैदरिंग, जो हंटिंग एंड गैदरिंग करते हैं, पेस्टोरल एक्टिविटीज़ होती है, ठीक है, फिशिंग होती है, फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर, माइनिंग एंड क्वीरिंग जो है, ये सब क्या है? प्राइमरी एक्टिविटी के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। और इसके आगे अगर आपको कुछ और लिखना है तो एक लाइन और है, बहुत अच्छी लाइन है, जैसे कि पीपल इंगेज इन प्राइमरी एक्टिविटी आर कॉल्ड रेड कॉलर वर्कर्स। और ये बात याद भी रखना आप लोग, रेड कॉलर वर्कर्स कौन होते हैं? एग्जाम में आ सकता है, एनसीईआरटी के अंदर है। देखो सीयूईटी में ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे उन्होंने पूछ लेगा आपसे कि रेड कॉलर वर्कर्स कौन होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए जो प्राइमरी एक्टिविटीज़ में वर्क करते हैं, चाहे वो माइनिंग में हो, चाहे वो एग्रीकल्चर में हो, चाहे वो फिशिंग वगैरह करते हो, चाहे वो गैदरिंग, हंटिंग, पेस्टोरल एक्टिविटीज़ करते हो, वो सब क्या है? रेड कॉलर वर्कर्स के अंदर आएंगे, ठीक है ना, ठीक है। अब इनको रेड कॉलर वर्कर्स क्यों कहते हैं? क्योंकि आउटडोर नेचर के साथ वर्क करते हैं, ठीक है ना, आउटडोर नेचर ऑफ देयर वर्क, ठीक है, आउटडोर नेचर ऑफ जो उनका आउटडोर नेचर है उसके वजह से ही इनको रेड कॉलर वर्कर्स बोलते हैं। रेड कॉलर वर्कर्स कौन होते हैं? जो पीपल किस में एंगेज्ड है? प्राइमरी एक्टिविटीज़ के अंदर, ठीक है। तो होप कि समझ गए होंगे। अच्छा स्टार्ट है मेरे ख्याल से ये चैप्टर का। बेसिक चीज़ समझ में आ गई है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पढ़ने वाले हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ 4 तरीके की होती है, ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी। एनसीईआरटी से बाहर का कुछ नहीं देखना है, कहीं पे 5 भी लिखा होगा, डजंट मैटर। एनसीईआरटी में 4 एक्टिविटीज़ है, 4 ही याद रखना। इसके बाद प्राइमरी एक्टिविटी चैप्टर का नाम है, ठीक है। प्राइमरी एक्टिविटी क्या होती है हम लोग को पता है, प्राइमरी एक्टिविटी हम लोग देख रहे हैं अभी, और जितना हमने देख लिया है इसके आगे शुरू करते हैं, बेसिक हम समझ चुके हैं। इसके बाद प्राइमरी एक्टिविटी के अंदर जो पहली चीज़ आती है वो आती है हंटिंग एंड गैदरिंग। क्या आती है? हंटिंग एंड गैदरिंग, ठीक है। तो हंटिंग एंड गैदरिंग को समझते हैं सबसे पहले। तो ये हंटिंग एंड गैदरिंग क्या होती है, ठीक है। जो सबसे पहले जो प्राचीन ह्यूमन बीइंग था, ठीक है, तो वो किस पे डिपेंड करता था? अपने इमीडिएट इन्वायरमेंट पे। किस पे डिपेंड करता था? इमीडिएट इन्वायरमेंट पे जो उसके आसपास है, ठीक है ना, अपने जीने के लिए, ठीक है। ऐसा कोई बिल्डिंग वगैरह सिविलाइजेशन बनी नहीं थी, जो बहुत पुराने इंसान थे उनकी बात कर रहे हैं, ठीक है ना। दे सब्सिटेट ऑन, किस पे निर्भर करते थे वो लोग? वो निर्भर करते थे एनिमल पे, ठीक है, जो उनके आसपास इन्वायरमेंट में जो एनिमल वगैरह है, ठीक है, उनको हंट करके खाते थे, ठीक है ना, पहला पॉइंट हो जाएगा। दूसरा क्या है हंटिंग एंड गैदरिंग के अंदर कि जो अर्लीस्ट ह्यूमन क्या करते होंगे?
एडिबल प्लांट, जिन प्लांट को खा सकते हैं उनको गैदर करते होंगे, ठीक है ना, उनको खाते होंगे बाद में जाके, ठीक है, या प्लांट को यूज़ करते होंगे। क्लियर सी बात है। बहुत ज़्यादा जो क्लियर सी बात है, जो हमारे पूर्वज थे, जो प्राचीन ह्यूमन बींग्स थे, वो क्या करते थे, एनिमल पे डिपेंड करते थे, और जो आसपास के जो पेड़ पौधे हैं जिनको यूटिलाइज कर सकते हैं उनको वो यूटिलाइज करते थे, ठीक है ना। ये क्या है हमारा, ये एक यूटिलाइजेशन बता रहा है किसके बारे में, ह्यूमन बींग के बारे में। हंटिंग एंड गैदरिंग के अंदर आता है ये, ठीक है ना। और पीपल लोकेटेड इन वेरी कोल्ड एंड एक्सट्रीम हॉट क्लाइमेट सर्वाइव्ड ऑन हंटिंग। जो लोग बहुत ठंडे इलाकों में रहते हैं ना, वहाँ पे खेती वगैरह हो नहीं सकती है, ठीक है। जैसे जो आपको पता होगा कि नॉर्थ की तरफ को, ठीक है ना, पहाड़ी इलाकों में भी चले जाओगे, या जो जैसे नॉर्थ की तरफ को, जैसे जो ये ठंडे देश होते हैं, यहाँ के लोग मीट वगैरह बहुत खाते हैं। क्यों खाते हैं? क्योंकि इनके वहाँ एग्रीकल्चर बहुत कम होता था, ठीक है। भारत के अंदर आप देखोगे कि नॉन वेजिटेरियन कम है। क्यों? क्योंकि हमारे वहाँ खेती बहुत प्राचीन समय से बहुत अच्छी खासी हुई है, इसलिए हमारे वहाँ पे सिविलाइजेशन भी अच्छी पनपी थी, ठीक है। तो यही बता रहा है, कुछ पॉइंट है, ठीक है ना। हंटिंग एंड गैदरिंग, हंटिंग कहाँ पे होती होगी, अगर एग्जाम में आएगा, ठीक है, CUET में या कहीं भी, तो आप लिख सकते हो क्या कि जो लोग बहुत ज़्यादा ठंडे इलाकों में रहते हैं या बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हॉट क्लाइमेट में रहते हैं, ठीक है ना। जैसे सऊदी अरेबिया जैसी कंट्री, खेती बाड़ी तो पॉसिबल ही नहीं है वहाँ पे, तो क्या करेंगे वो लोग, जानवरों को मारेंगे, खाएंगे, ये सब करेंगे जिंदा रहने के लिए, ठीक है ना। मतलब प्राचीन ह्यूमन की बात कर रहे हैं। अब तो सामान एक जगह से दूसरी जगह तक पहुँचा दिया जाता है, ठीक है। और हंटिंग एंड गैदरिंग में आगे बढ़ते हैं, तो मैनी स्पीसीज नाउ हैव बिकम एक्सटिंक्ट। जो बहुत सारी स्पीसीज है वो एक्सटिंक्ट हो चुकी है और इंडेंजर्ड है। क्यों? क्योंकि ये जो हमारा पोचिंग होती है, हंटिंग वगैरह होती है ना, इलीगल हंटिंग, इसके वजह से, ठीक है। जैसे कि हम जानते हैं कि चाहे एक्सट्रीम कोल्ड हो या एक्सट्रीम हॉट हो, आज के समय पे सामान एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचता है। इलीगल हंटिंग सिर्फ खाने के लिए नहीं होती है, ठीक है ना, उनकी खाल के लिए भी होती है। उनकी खाल को बेचा जाता है, उनकी सींगों को बेचा जाता है, ठीक है ना। तो जो एनिमल के लिए, जो स्किन के लिए जो हंटिंग वगैरह होती है, उसके वजह से क्या हो रहा है, बहुत सारी जो स्पेसीज है वो एक्सटिंक्ट होती जा रही है या इंडेंजर्ड हो गई है, ठीक है ना। तो ये बात याद रखना। हंटिंग एंड गैदरिंग के अंदर कुछ पॉइंट्स हैं, ये आपको याद रखने हैं, ठीक है ना। तो ये एक पॉइंट है इसका कि इसके वजह से जो प्रॉब्लम आती होगी आज के समय में, पहले के समय में नहीं आती थी, ठीक है। क्योंकि पहले के समय में लोग खाने के लिए मारते थे, स्किन वगैरह के लिए नहीं मारते थे ज़्यादा, ठीक है। द अर्ली हंटर यूज्ड प्रिमिटिव टूल्स। अब ये भी लिख सकते हो, ठीक है। देखिए, जितना ज़्यादा डाटा आप अपने पास स्टोर कर लोगे, माइंड में याद कर लोगे, उतना ही अच्छा है आपके लिए। द अर्ली हंटर्स यूज्ड प्रिमिटिव टूल्स सच एज स्टोन्स, ट्विग, एरो। ये स्टोन, ट्विग्स, एरो क्या है, ये इनके हथियार हैं जिससे ये शिकार वगैरह करते थे। इसके बाद गैदरिंग एंड हंटिंग आर द ओल्डेस्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी। याद रखना, प्राइमरी एक्टिविटी के अंदर पहला हमने क्या पढ़ा, हंटिंग एंड गैदरिंग पढ़ा। और हंटिंग एंड गैदरिंग क्या सबसे पुरानी एक्टिविटीज़ है। यहाँ पे क्या चीज़ यूज़ करते थे, इसकी वजह से क्या होता था, कहाँ कहाँ पे ये होती थी, ठंडी और ज़्यादा गर्म जगह पे। अर्ली ह्यूमन बींग किस पे डिपेंड करते थे, ये पॉइंट देख लेना, ठीक है। काफ़ी ईजी है, कोई इतना टफ नहीं है। इसके बाद गैदरिंग इज प्रैक्टिस इन द रीजन विद हार्श क्लाइमेट। मेनली देखो ना, ठंडा पढ़ लिया ना हमने, एक्सट्रीम ठंडा और एक्सट्रीम हॉट सेम ही है, ठीक है। गैदरिंग कहाँ होती है मेनली प्रैक्टिस, हार्श क्लाइमेट में, ठीक है ना, हार्श क्लाइमेटिक कंडीशंस। इट ऑफ्टन इन्वॉल्व प्रिमिटिव सोसाइटीज़ हु एक्सट्रैक्ट बोथ प्लांट एंड एनिमल टू सेटिस्फाई देयर नीड्स फॉर फूड, शेल्टर, क्लोथिंग। सिंपल सी बात है, उसी चीज़ को यहाँ पे लिखा भी गया है क्या, कि जो अर्लीस्ट प्रिमिटिव सोसाइटी थी, प्राचीन सोसाइटीज़ जो थी, वो क्या करती थी, एनिमल से या प्लांट से अपनी नीड को पूरा करने के लिए, जैसे घर हो गया, कपड़े हो गए, फूड हो गया, तो वो इन्हीं पे डिपेंड करती थी, ठीक है। अब दिस टाइप ऑफ एक्टिविटी रिक्वायर स्मॉल अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट। आज के समय में भी बात करेंगे, या आज के समय में क्या, पहले के समय की ही बात है ये, तो इसमें कोई ऐसा कैपिटल इन्वेस्टमेंट आपको लगता नहीं था, ठीक है ना। गैदरिंग करने में, हंटिंग करने में लोग आसपास मिलके ही एक साथ ये सब करने लग जाते थे, ठीक है ना। धीरे धीरे जब लोग सोशल होने लगे तो उन्होंने यही शुरू किया सबसे पहले, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर जो कैपिटल है बहुत कम लगता है, ठीक है। ऑपरेट एट वेरी लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी बिल्कुल नहीं लगती है कहाँ पे, हंटिंग एंड गैदरिंग में, ठीक है। ओके, द यील्ड पर पर्सन इज़ वेरी लो, ठीक है। पर पर्सन के हिसाब से जो यहाँ पे उत्पादन या ये लोग जो इकट्ठा कर पाते होंगे बहुत कम होता था। एंड लिटिल और नो सरप्लस इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है। अब यहाँ पे जो प्राचीन ह्यूमन बीइंग था, यहाँ पर पर्सन कम होता था प्रोडक्शन, ठीक है। लिटिल और नो सरप्लस प्रोड्यूस्ड। अभी प्रोड्यूस सरप्लस में क्यों नहीं करते थे, क्योंकि इनको जितना नीड थी उतना ही करते थे, हद से ज़्यादा नहीं किया इनने। इनको कपड़ा मिल गया, मकान मिल गया जंगल के अंदर, खाने को मिल गया, काफ़ी है, ठीक है। ये शौकिया तौर पे हंटिंग के लिए नहीं जाते थे, अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए जाते थे, और तो तभी इनका प्रोडक्शन कम था, और जितना भी था इनके लिए सफिशेंट था। ओके, तो हंटिंग एंड गैदरिंग को होप कि आप लोग समझ गए होंगे। इंटरेस्टिंग पॉइंट है हंटिंग एंड गैदरिंग। इसके बाद आगे बढ़ते हैं।
इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है गैदरिंग कहाँ प्रैक्टिस की जाती है। देखिए यहाँ ये जो प्राइमरी एक्टिविटी थी ना, जितने भी आपके टोटल चैप्टर्स हैं इस बुक के अंदर ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर, तो प्राइमरी एक्टिविटी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और यहाँ पर एक चीज़ याद रखना है कि मैप वगैरह आपको याद रखना है, ठीक है ना। एनसीईआरटी के अंदर बहुत सारे मैप दिए गए हैं, तो वो मैप को एक बार देखना। तो जहाँ पे लोकेशंस वगैरह पूछता है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा। और लोकेशंस जो इंपॉर्टेंट होगी वो मैं बताते जाऊँगा, वो याद कर लेना आप, वही मेनली आएगी। बट एक बार मोटा मोटा तो एक बार समझ लेना थोड़ा बहुत, जो कंट्रीज कौन सी है, कॉन्टिनेंट कौन से कहाँ पर है, ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो गैदरिंग कहाँ पे प्रैक्टिस होती है, तो जैसे मैंने बताया था कि क्या एक्सट्रीम कोल्ड और एक्सट्रीम हॉट। तो एक्सट्रीम कोल्ड है, सबसे ज़्यादा ठंडा कहाँ होगा, ये होगा नॉर्थ में, ठीक है ना। हाई लैटिट्यूड बोलते हैं ना इसको, जो नॉर्थ में 90 डिग्री के पास है, ठीक है ना, मतलब उसकी तरफ कोई 60 to 90, तो हाई लैटिट्यूड में मेनली होगा, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, नदर्न कनाडा, ठीक है ना, नदर्न यूरेशिया क्या है, ये वाला यूरोप प्लस एशिया, ये यूरेशिया वाला एरिया ये आ गया, ठीक है। और सदर्न चिली, क्या सदर्न चिली, ठीक है ना, यहाँ पे चिली के साउथ में, ठीक है। ये क्या है, ये हाई लैटिट्यूड के एग्जाम्पल, देखो ये भी हाई लैटिट्यूड है और ये भी हाई लैटिट्यूड है, राइट। इसके बाद जो दूसरा है कहाँ पर है, लो लैटिट्यूड मतलब कि इक्वेटर के पास की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, ये वाली लाइन, ठीक है, ये इक्वेटर वाली लाइन की बात कर रहे हैं। तो लो लैटिट्यूड जोन सच एस अमेजॉन बेसिन हो गया, ट्रॉपिकल अफ्रीका, ठीक है, नदर्न फ्रिंज ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड द इंटीरियर पार्ट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है। इनको मैप में देख लेते हैं। देखो अमेजॉन बेसिन ये हो गया, ठीक है ना, बुक के अंदर गिवन है, एक बार देखना है, लोकेशन भी समझ जाओगे और देखना पक्का, ठीक है ना। पहली बार में डर लगता है मैप देख के, लेकिन धीरे धीरे आदत हो जाती है, फिर मज़ा आने लगता है मैप पढ़ने में, ठीक है। जब मैप पढ़ने लगोगे तो बहुत सारी चीज़ें बहुत अमेजिंग सीखने को मिलेगी और मज़ा आएगा आपको और ज़्यादा। इसके बाद है ट्रॉपिकल अफ्रीका, तो ट्रॉपिकल अफ्रीका वाला रीजन, ठीक है ना, यहाँ भी क्या होता है, देखो भाई जंगल वंगल बहुत हैं। अब उतने घने जंगलों के बीच में खेती वगैरह तो नहीं होगी ना, जैसे अमेजोन है यहाँ वगैरह, तो लोग हंटिंग एंड गैदरिंग में डिपेंड करते हैं। नदर्न फ्रिंज ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया का जो नदर्न फ्रिंज है ये वाला, ठीक है ना, ये जो पपुआ न्यू गुआना, ये नदर्न ऑस्ट्रेलिया वाला, यहाँ पर भी क्या है कि एक्सट्रीम क्लाइमेट मिलता है देखने को, ठीक है ना, ठीक है। और इसके वजह से लोग हंटिंग एंड गैदरिंग पर ज़्यादा डिपेंड करते हैं। इसके अलावा इंटीरियर पार्ट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, देखो साउथ ईस्ट एशिया की बात नहीं कर रहा, ठीक है ना, साउथ ईस्ट कौन सा हुआ, ये वाला हुआ, इंटीरियर पार्ट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया बोल रहा है, ठीक है ना, ये बात याद रखना, ठीक है ना, इंटीरियर पार्ट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है, साउथ ईस्ट एशिया का अंदर का पार्ट, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये एग्जाम्पल्स हैं कि हंटिंग एंड गैदरिंग कहाँ कहाँ प्रैक्टिस की जाती है। होप कि आपको समझ में आ गया होगा और याद भी हो गए होंगे, इतना ही इंपॉर्टेंट है। बट इसके बाद थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन और है, आप याद कर लेंगे उसको, मैं जानता हूँ, तो थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं उसको भी, ठीक है। याद क्या करना है, खाली एक बार सुनना है, सुनते सुनते ही याद हो जाती है मैक्सिमम चीज़ें। लिखने वाला पार्ट तो आप कर ही लोगे फिर, बट जो MCQs हैं उसके लिए थोड़ा डिटेल में देखना पड़ेगा ना एक दो बार। तो इन मॉडर्न टाइम्स, आज के समय में गैदरिंग इज मार्केट ओरिएंटेड एंड हैज़ बिकम कॉमर्शियल। अब ये कॉमर्शियल कैसे बन गई, अब देखो जैसे बहुत सारी चीज़ें होती है, टूथपेस्ट हो गया या जहाँ पर ऑर्गेनिक चीज़ों का यूज़ किया जाता है, उन लोगों को कोई चीज़ चाहिए होगी, ठीक है ना, जंगलों से वगैरह वगैरह, तो वो सब कैसे आएगी, गैदरिंग के थ्रू आएगी, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं, गैदरिंग कलेक्ट वैल्यूएबल प्लांट। गैदरिंग में हम लोग करते क्या है भाई, याद रखना, ठीक है ना, वैल्यूएबल प्लांट को कलेक्ट करते हैं, सच एस प्लांट के लीव्स वगैरह, किसको, लीव्स वगैरह को, बार्क्स ऑफ ट्रीज को, और जो मेडिसिनल प्लांट होते हैं उनको इकट्ठा करते हैं, ठीक है। एंड आफ्टर सिंपल से प्रोसेस, जैसे कि पत्ते वत्ते तोड़ लिया, ठीक है, पैकेट में डाल दिया, फिर निकाल दिया, प्रोसेस करने के लिए कंपनी वालों को भेज दिया, ठीक है। ये क्या है, गैदरिंग है, ठीक है। और गैदरिंग हैज़ लिटिल चांस ऑफ बिकमिंग अ इम्पोर्टेंट एट द ग्लोबल लेवल, ठीक है। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट चीज़ है वो ये कह रही है कि गैदरिंग के पास बहुत कम चांस है कि वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करे ग्लोबल लेवल में। ऐसा क्यों है, देखो एग्जाम में किसी भी तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं, आएगा यहीं से, बाहर से कुछ नहीं आता है एनसीईआरटी में, ठीक है, ज्योग्राफी में स्पेशली सब बुक के अंदर से आएगा, लेकिन डिटेल होता है। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं ना कि गैदरिंग के पास कम चांस क्यों है। अगर आपने खाली ऊपर तक पढ़ा तो नीचे वाला नहीं कर पाओगे आप, तो कम चांस क्यों है ग्लोबल लेवल में, बिकॉज जो प्रोडक्ट होते हैं, प्रोडक्ट ऑफ सच एन एक्टिविटी कैन नॉट कम्पीट इन द वर्ल्ड मार्केट के अंदर वो कम्पीट नहीं कर पाते। अब क्यों नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जो सिंथेटिक प्रोडक्ट आ चुका है ना वर्ल्ड मार्केट के अंदर, ठीक है ना, जो बहुत जल्दी प्रोड्यूस हो जाता है, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है, पेट्रोल से जो बनता है वगैरह वगैरह, सिंथेटिक प्रोडक्ट ऑफ्टन ऑफ बेटर क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी का होता है और उसका प्राइस बहुत कम होता है। अब देखो आपके पास ऑप्शंस है, ठीक है ना, आपको इन्वायरमेंट की फिक्र नहीं है, सबसे पहले आपको क्या चाहिए, सस्ता माल चाहिए, पैसा कम है आपके पास और अच्छा माल चाहिए, तो वो क्या होगा, सिंथेटिक वाला होगा, ठीक है ना। और ठीक है, तो समझ गए हो गया। तो सिंथेटिक के वजह से आने की वजह से क्या हुआ कि जो ग्लोबल लेवल में गैदरिंग तो भाई नेचर की चीज़ें जो होती है उनको गैदर करता है ना, ठीक है। हैव रिप्लेस मैनी आइटम, जो ये सिंथेटिक प्रोडक्ट के आने की वजह से बहुत सारे आइटम जो हम गैदरिंग में यूज़ करते थे, गैदरिंग की वजह से वो सब रिप्लेस हो गए हैं,
ठीक है ना। ठीक है, तो समझ गए होंगे आप कि जो गैदरिंग है उसको चैलेंज कौन करता है ग्लोबल लेवल में, सिंथेटिक प्रोडक्ट वगैरह, ठीक है ना। इसके अंदर जितने भी एग्जांपल्स याद आ रहे होंगे, क्वेश्चंस की जो डेप्थ है उसके अकॉर्डिंग लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है ना। तो होप कि समझ गया, गैदरिंग वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। तो मैप वाला पार्ट एक बार देख लेना, ये जो मैप है एक बार देख लेना इसको। ये जो फर्स्ट है हाई लैटिट्यूड और लो लैटिट्यूड वाला, सिंपल है, कोई टफ नहीं है। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पैस्टोरलिज्म। तो जैसे हमने हंटिंग एंड गैदरिंग पढ़ा, तो वैसे ही पैस्टोरलिज्म भी होता है। पैस्टोरलिज्म क्या होता है वो देखते हैं। तो जब हंटिंग एंड गैदरिंग का टाइम था उसी समय पे ये पैस्टोरलिज्म भी आया था उसके बाद ही, ठीक है, मतलब उसी के आसपास एट द सेम at some stage in history with the realization that hunting is an unsustainable activity। एक समय ऐसा आया जब लोगों को लगा कि यार हंटिंग जो है आप कब तक करोगे भाई दुनिया में, ठीक है ना। एक समय आ सकता है कि देखो जैसे एक ट्राइब एक जंगल में हंटिंग कर रही थी बहुत लंबे समय से, तो उनको धीरे धीरे लगा कि यार जंगल में जानवर बहुत कम हो गए क्योंकि हम लोग हंटिंग करने लग गए हैं। तो इसके वजह से उन्होंने क्या करने लगे, धीरे धीरे वो जब जानवरों को समझने लगे ना, तो समझे कि जानवरों के भी टाइप होते हैं, हर जानवर को खाना अच्छा नहीं है। तो इन लोगों ने इसके बाद क्या करने लगे लोग, पैस्टोरलिज्म। पैस्टोरलिज्म क्या है, बहुत मस्त चीज़ है। इन लोगों ने क्या किया ना कि कुछ एनिमल्स जो थे, जैसे गाय हो गई, शीप हो गई, ठीक है, जिनका दूध भी निकल जाता है, जिनसे आपको वो क्या बोलते हैं, जिनसे आपको उनकी जो स्किल्स है वो भी काम आ जाती है आपको, ठीक है ना, जिनसे आपको वूल भी मिल जाता है, ठीक है ना, वुलन क्लोथ बनाने के लिए कपड़ा भी मिल गया, दूध भी मिल गया, ठीक है, जिनका गोबर भी काम आ जाता है थोड़ी बहुत खेती करने में। तो उन एनिमल को पालने लगे, उनका क्या करने लगे, डोमेस्टिकेशन करने लगे उन एनिमल का, ठीक है। तो पैस्टोरलिज्म ना ऐसे कोई बुक से पढ़ने की ज़रूरत नहीं, अपने अकॉर्डिंग में लिख सकते हो। एक समय जब जानवर धीरे धीरे कम होने लगे तो लोगों को एहसास हुआ, हंटर और गैदरर जो भी थे इन लोगों को एहसास हुआ कि क्या कि ऐसे ही मारते चले तो एक समय पे क्या होगा, जानवर कम हो जाएंगे जंगल में, ठीक है। तो जानवर कम हो जाएंगे जंगल में, तो इससे अच्छा यह है कि इनका डोमेस्टिकेशन करते हैं, जिनको कर सकते हैं, पालते हैं, दूध निकालते हैं, ठीक है ना, इनसे जो वूल है वगैरह है वो लेते हैं, कपड़े वगैरह बन जाएगा, ठीक है ना, जो उनका मल है उससे यहाँ पर खाद के लिए यूज़ हो जाएगा। तो आपने सारा यूज़ करने लगे, धीरे धीरे जब इंसान स्मार्ट हुआ ना, तो ये पैस्टोरलिज्म का कॉन्सेप्ट आया होगा, ठीक है ना। इसके बाद पीपल्स लिविंग इन डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन, जो अलग अलग क्लाइमेट में रह रहे हैं वो अलग अलग तरीके से क्या करते हैं, एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करते हैं, ठीक है ना, अलग अलग तरीके से डोमेस्टिकेट करते हैं, मतलब कि अलग अलग जगहों पे अलग अलग एनिमल्स पाए जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे जो यूरोप वगैरह है वहाँ पे हॉर्सेस लंबी दूरी को कवर करने के लिए हॉर्सेस वगैरह यूज़ किए जाते हैं, रेनडियर नॉर्थ में यूज़ करे जाते हैं, ठीक है ना, ठीक है। ऐसे ही अलग अलग जगहों पे अलग अलग एनिमल्स यूज़ किए जाते हैं। इसके बाद डिपेंडिंग ऑन द जोग्राफिकल फैक्टर्स, ठीक है, जोग्राफिकल फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करते हुए, डिपेंडिंग ऑन जोग्राफिकल फैक्टर एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, एनिमल रेयरिंग टुडे इज प्रैक्टिस आइदर एट द सब्सिस्टेंस और एट द कॉमर्शियल लेवल। अब वही बात है, देखो आंसर को अगर आपको एक्सटेंड करना है तो कुछ ना कुछ चीज़ ऐड ऑन करनी पड़ती है। आपको ही पता है कि आज के समय में जो एनिमल्स है वो सब्सिस्टेंस, देखो सब्सिस्टेंस का मतलब क्या होता है, निर्वाह के लिए, कि जैसे किसी ने गाय पाल ली, ठीक है ना, ठीक है ना, घर में एक गाय है, ठीक है, थोड़ा बहुत काम कर लेंगे, घास वास हो जाती है, खिला देंगे, दूध भी मिल जाएगा घर का, ठीक है। ये क्या हो गया, सब्सिस्टेंस हो गया, अपने निर्वाह के लिए, अपने लिए हो जा रहना काफ़ी है और कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इसके बाद होता है कॉमर्शियल लेवल। जैसे न्यूजीलैंड जैसी जो कंट्री है ना, वहाँ पे एक एक पर्सन क्या होता है ना, कुछ लोग या एक एक पर्सन मिलके भी 1,000 गायों को पाल लेते हैं। वहाँ पे इंसान से ज़्यादा एनिमल्स हैं न्यूजीलैंड जैसी कंट्रीज़ में, ठीक है ना, बहुत बड़े बड़े फार्म्स होते हैं। तो वहाँ बड़े बड़े फार्म्स में एक साथ एनिमल्स को, ठीक है, रियर किया जाता है कॉमर्शियल लेवल में, और बहुत बड़े स्केल में उनका दूध बेचा जाता है, ठीक है। तो यही हुआ, यही बात बोल रहा है वो। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। तो अगर आप पैस्टोरलिज्म को समझ चुके हैं तो पैस्टोरलिज्म के बाद जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो आती है नोमैडिक हर्डिंग। अब जो ये नोमैडिक हर्डिंग है ना, ये पैस्टोरलिज्म से कैसे डिफरेंट है, ये चीज़ को समझते हैं, ठीक है। तो वो क्या होता है नोमैडिक हर्डिंग, या नोमैडिक हर्डिंग को हम एक और चीज़ के नाम से जानते हैं, पैस्टोरलिज्म, नोमैडिज्म, ठीक है। आप में से बहुत लोगों ने इसके बारे में सुना होगा, नोमैडिक हर्डिंग के बारे में और पेस्टोरल नोमैडिज्म के अंदर, नोमैडिज्म के बारे में। ये प्राइमरी एक्टिविटी के अंदर ही है, इसका एक टाइप है जो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो नोमैडिक हंटिंग का दूसरा नाम क्या है, पेस्टोरल नोमैडिज्म, दोनों नाम याद रखना। ये क्या आपका एक प्राइमरी प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एक्टिविटी है, ठीक है ना, जो बहुत प्राचीन लोग जीवन निर्वाह के लिए करते थे, ठीक है ना। यहाँ पर वो लोग कर रहे क्या करते हैं कि यहाँ पर जो लोग होते हैं ना, ये किसी जानवर पे कम्प्लीटली डिपेंड कर जाते हैं, ठीक है, कम्प्लीटली, मतलब खाना भी मिलता है उनको एनिमल से, जैसे दूध वगैरह मिल गया, क्लोथ भी मिल जाते हैं, टूल्स भी मिल जाते हैं, ठीक है, ट्रांसपोर्ट भी कर लेते हैं, जैसे गधा वगैरह, मूल्स वगैरह पाल लिए पहाड़ों में, ठीक है ना। तो गधा क्या होता है कि बहुत भारी सामान को अपने साथ लिया सकता है, बहुत मेहनती जानवर होता है, तो बहुत भारी भारी सामानों को भी पहाड़ में आसानी से लिया लेता है।
आसानी क्या मतलब, मेहनत तो करता है वो लेकिन ले जा लेता है वो, ठीक है ना। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, जानवर पर पूरी तरीके से डिपेंड कर रहे हैं। अब ये लोग क्या है, समय के साथ एक जगह से दूसरी जगह को मूव करते रहते हैं। जैसे ज़्यादा ठंडा हो गया तो पहाड़ से नीचे आ गए, ठीक है ना, गर्मी के दिन आ गए तो पहाड़ में चले गए। अब ये लोग ऐसा कर क्यों रहे हैं, क्योंकि इनके पास जो एनिमल है ना, एनिमल, तो वो एनिमल क्या है ना कि गर्मी में नीचे प्लेन्स वाले एरिया में रह नहीं पाएंगे, वहाँ पर गर्मी बहुत लगेगी उनको। तो क्या होगा कि गर्मी में इन लोगों को एनिमल के लिए पहाड़ों की तरफ को शिफ्ट करना पड़ेगा। कहाँ, पहाड़ों में। और जाड़ों के वक्त में जब एक्सट्रीम ठंडा हो जाता है उस वक्त पे क्या होगा कि ये लोग अपने एनिमल्स के साथ नीचे की तरफ को शिफ्ट करेंगे। कहाँ को, प्लेन्स की तरफ को, ठीक है, क्योंकि जाड़ों के टाइम पे पहाड़ों में तो एक्सट्रीम ठंडा हो जाता है ना, इस वजह से, ठीक है। तो यही बोल रहा है कि दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर अलॉन्ग विद देयर लाइव स्टॉक, ठीक है ना, एनिमल वगैरह के साथ, डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट एंड द क्वालिटी ऑफ पेस्चर एंड द वाटर, कितना पानी है, जो क्वालिटी क्या है, पेस्चर मतलब हर चीज़ डिपेंड करती है ना एनिमल में, एनिमल के मूड पे, कैसा एनिमल है, ठीक है ना, कैसा कैरेक्टरिस्टिक्स है उसकी, ठीक है। इसके बाद ईच नोमैडिक कम्युनिटी ऑक्यूपाई अ वेल आइडेंटिटी टेरिटरी, हर एक जो नोमैडिक जो कम्युनिटी होती है उनके पास अपनी एक निश्चित वो होता है, एरिया होता है कि जाड़ों में इस जगह पे ही जाएंगे, गर्मी में इस जगह पे ही जाएंगे। उनका जो एरिया होता है वो निर्धारित होता है, ठीक है ना। तो समझ गए होंगे, उनके अपने अपने ट्रेडिशन की वजह से, ठीक है ना, अपनी ज्योग्राफी की वजह से उनका जो कल्चर बना होगा। तो नोमैडिक हर्डिंग यही है, एक जगह से दूसरी जगह जाना, दूसरी जगह से दूसरी जगह जाना, मतलब इनका लेकिन एरिया निर्धारित होता है, हाँ, कि गर्मियों में कहाँ जाएंगे, जाड़ों में कहाँ जाएंगे, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। आप कुछ एग्जाम्पल लोकेशन के साथ देख लो कि जैसे ट्रॉपिकल अफ्रीका वाले जो देश हो जाते हैं ना, जहाँ पर ट्रॉपिकल अफ्रीका है, ठीक है, तो वहाँ पे जो कैटल्स है ना, कैटल्स वगैरह, ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ स्टॉक है, ठीक है ना। तो अगर आपसे कोई ट्रॉपिकल अफ्रीका में कौन से एनिमल इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज वगैरह में आ गया तो क्या होगा, कैटल्स, ठीक है। वाइल इन सहारा और जो एशियाटिक डेजर्ट है, ठीक है ना, सहारा का हुआ ये नॉर्थ ऑफ अफ्रीका में, ठीक है, सहारा की बात कर रहे हैं, या एशियाटिक डेजर्ट की, जो एशिया में डेजर्ट है हमारे, ठीक है, सारा एशियाटिक डेजर्ट, यहाँ पे शीप वगैरह, गोट वगैरह, बकरी वगैरह, कैमल वगैरह ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सहारा हो गया एशियाटिक डेजर्ट, जो एशिया के डेजर्ट है, जैसे सऊदी अरेबिया वगैरह हो गया, ये सहारा जो अफ्रीका के नॉर्थ में है, इनके इंपॉर्टेंट एनिमल कौन से हैं, ये तीनों हैं, ठीक है ना, ये बात याद रखना, ठीक है। कौन कौन से, शीप, गोट एंड कैमल, ठीक है, ये लोग पालते हैं उसको। इसके बाद द माउंटेनस एरिया ऑफ तिब्बत, जो तिब्बत की बात करते हैं, ठीक है, तिब्बत या एंडीज, ठीक है ना, तिब्बत और एंडीज़ की बात कर रहे हैं। एंडीज़ कहाँ है, साउथ अमेरिका की माउंटेन रेंज है, कहाँ है, साउथ अमेरिका की माउंटेन रेंज है, ठीक है। लॉन्गेस्ट कॉन्टिनेंट के ऊपर, समुद्र की बात नहीं कर रहा, खाली कॉन्टिनेंट ज़मीन के ऊपर जो सबसे लंबी श्रृंखला है, ठीक है, उसकी, किसकी, माउंटेन रेंज की, वो ये एंडीज़ ही है, ठीक है। तो ये एंडीज़ को याद रख लेना, कहाँ पर है, लोकेट कर लेना। लोकेट क्या करोगे, साउथ अमेरिका में है, साउथ अमेरिका के वेस्ट साइड में है, ठीक है ना, ये ईस्ट हो जाता है, ये वेस्ट हो जाता है, ये वेस्टर्न साइड में है, वेस्टर्न जो कोस्टल रीजन है उसके पास है, ठीक है। तो इसके बाद क्या है, इन तिब्बत और जो माउंटेन एंडीज़, जो पहाड़ों में जो एंडीज़ या तिब्बत दोनों पहाड़ वाले एरिया है, तो पहाड़ों में जो एनिमल होते हैं कौन कौन से होते हैं, याक और इलेमास, नाम याद रखना, रट लेना इस नाम को, ठीक है ना। याक एंड इलेमान क्या है, दो जानवर हैं जो कहाँ होते हैं, माउंटेनस रीजन में पाए जाते हैं, ठीक है ना, माउंटेन में सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के काम में आते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या है, आर्कटिक, ठंडी जगह, ठीक है, आर्कटिक एरियाज़ में या सब आर्कटिक एरियाज़ में, सब आर्कटिक मतलब कि जो कम्प्लीटली आर्कटिक नहीं है, उससे थोड़ा सा कम ठंडा है, ठीक है। यहाँ पे जो एनिमल होते हैं कौन से होते हैं, रेनडियर वगैरह, ठीक है ना, कौन से होते हैं, रेनडियर। तो होप कि समझ में आ गया होगा आपको। ट्रॉपिकल अफ्रीका पूछेगा तो कैटल, ठीक है ना, सहारा एशियाटिक डेजर्ट पूछेगा तो कौन सा, शीप गोट, ठीक है, तिब्बत एंड एंडीज़ पूछेगा तो कौन सा, याक एंड इलेमास, ठीक है। इसके बाद आर्कटिक पूछेगा तो रेनडियर, ठीक है, आर्कटिक या सब आर्कटिक पूछेगा तो कौन सा एनिमल, रेनडियर, ठीक है। नाम याद कर लोगे। देखो भाई, हर टॉपिक में ये जैसे ऊपर की चीज़ें हैं ना, ये तो समझने वाली है, ये तो समझ जाओगे आप, लिख भी लोगे एग्जाम में, लेकिन इसको थोड़ा बहुत जो ये यादी लाइन है याद करना पड़ेगा आपको, तभी याद होंगी, ठीक है। होप की समझ गए होंगे, ठीक है। इसके बाद जो पैस्टोरलिज्म, जो पैस्टोरल नोमैडिज्म है, वो उनकी 3 इंपॉर्टेंट रीजन है, ठीक है ना, कि 3 इंपॉर्टेंट रीजन्स में वो होते हैं। अभी 3 इंपॉर्टेंट रीजन कौन कौन से हैं उनको देख लेते हैं, ठीक है। पहला जो रीजन हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ये जो रीजन है, जो एक्सटेंड करता है कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, अटलांटिक से अटलांटिक शोर ऑफ नॉर्थ अफ्रीका, जो नॉर्थ अफ्रीका का जो अटलांटिक शोर है, ठीक है, ये वाला, ठीक है, इससे लेके कहाँ तक, अरेबियन पेनिनसुला को इंक्लूड करते हुए मंगोलियन, ठीक है, और चाइना तक का। अब मैप में बताता हूँ, ये हो गया आपका क्या, वो क्या बोलते हैं इसको, नॉर्थ अफ्रीका। इसके बाद ये वाला आ गया आपका क्या, अरेबियन पेनिनसुला। इसके बाद मंगोलिया से होते हुए सेंट्रल चाइना तक का ये जो रीजन है ना,
ये क्या हो गया, ये आ गया आपका क्या, या पेस्टुरल नोमैडिज्म का पहला इंपॉर्टेंट रीजन आ गया। कहाँ से कहाँ तक का है, समझ गए ना आप, कहाँ से, ये अटलांटिक ओशन हो गया। अटलांटिक ओशन के सोर्स से नॉर्थ अफ्रीका, मतलब कि ये नॉर्थ अफ्रीका का ये अटलांटिक ओशन का सोर्स है, यहाँ से होते हुए अरेबियन पेनिनसुला को इंक्लूड करते हुए, ठीक है ना, ये मंगोलिया यहाँ पर है, मंगोलिया और चाइना के डेजर्ट तक का इस वाले एरिया को कवर कर रहा है क्या, पहला वाला रीजन, ठीक है, समझ गए, यहाँ से यहाँ तक मतलब कि। इसके बाद दूसरा है ये तुंद्रा रीजन ऑफ यूरेशिया। तुंद्रा कौन सा हुआ, ये वाला एक्सट्रीम कोल्ड वाला, ठीक है ना, एक्सट्रीम कोल्ड रीजन जो नॉर्थ में है, ठीक है, वो वाला रीजन हो गया। यहाँ पर भी क्या होता है, पेस्टुरल नोमैडिज्म बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। इसके बाद तीसरा कौन सा हो जाएगा, सदर्न हेमिस्फीयर में, यहाँ पे स्मॉल एरिया से, कौन से छोटे छोटे एरिया से, कहाँ पे, साउथ वेस्ट अफ्रीका में, ठीक है ना, साउथ वेस्ट अफ्रीका ये हो रहा, ठीक है, साउथ वेस्ट अफ्रीका की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर है थोड़ा बहुत, यहाँ पर भी है मेडागास्कर में, ठीक है ना, साउथ वेस्ट अफ्रीका एंड द आइलैंड ऑफ मेडागास्कर, याद रखना, ठीक है ना, ये मेडागास्कर है। देखिए यहाँ से आपको मेडागास्कर तो पता लग गया जो अफ्रीका के ईस्ट में है, ठीक है, और साउथ वेस्ट अफ्रीका में भी क्या है, यहाँ पे आपको पेस्टुरल नोमैडिज्म देखने को मिलेगा। तो 3 इंपॉर्टेंट रीजन समझ गए आप। पहला रीजन ये है, ठीक है ना, कहाँ, अफ्रीका से लेके मंगोलिया और चाइना डेजर्ट तक का। दूसरा कौन सा है, तुंद्रा वाला। तीसरा कहाँ है, साउथ वेस्ट अफ्रीका और मेडागास्कर, ठीक है। तो होप कि समझ गए होंगे आप इतना। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद द नंबर ऑफ पेस्टुरल नोमैड्स हैज़ बीन डिक्रीजिंग एंड एरियाज ऑपरेटेड बाय देम श्रिंकिंग। देखो भाई यहाँ तक तो आप समझ गए। इसके बाद अगर एग्जाम ने पूछ लिया कि ऐसा क्यों हो रहा है कि नोमैडिज्म जो पेस्टुरलिज्म है उनका जो एरियाज है ना वो लगातार डिक्रीज हो रहा है, तो भाई डिक्रीज क्यों हो रहा है मैं बता देता हूँ आपको। इसके अंदर रीजन भी गिवन है, सिंपल से रीजन है, एक बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। पहला क्या है कि आजकल ना अब वो पहले जैसा ज़माना नहीं रहा, ठीक है। अब लोगों के पास कंट्री होती है, कंट्री की अपनी निर्धारित, ठीक है ना, सब डिस्क्राइब होती है, सब बाउंड्री वगैरह कितनी है सब पता होता है, ठीक है ना। तो जो नोमैडिक पेस्टुरलिज्म था उनके लिए तो कंट्री वंट्री थी नहीं, ठीक है। उनको अगर पहाड़ में जाना है पहाड़ में जाएंगे, प्लेन्स में आना है प्लेन्स में जाएंगे, कोई रोकने टोकने वाला था नहीं। लेकिन आज के समय में बाउंड्रीज बन चुकी है, अब वो ऐसे ही एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते, ठीक है। तो क्या है, पॉलिटिकल जो बाउंड्रीज बन चुकी है, तो क्या है कि जो आज के समय में पॉलिटिकल बाउंड्रीज बन चुकी है ना, उन पॉलिटिकल बाउंड्रीज के वजह से जो ये पेस्टुरल नोमैडिज्म है इनके एरिया श्रिंक करते जा रहे हैं। इसके अलावा नई न्यू सेटलमेंट, कहीं पहाड़ में सेटलमेंट बन चुकी है या जो प्लेन्स पे सेटलमेंट बन चुकी है, अब वहाँ पर उन लोगों के एरियाज निर्धारित हो चुके हैं, ठीक है ना, या उन लोगों ने वहाँ पे सेटलमेंट बना दिया। तो जो वो लोग हैं जो एक जगह से दूसरी जगह अपने आप को मतलब गर्मियों में अलग सर्दियों में अलग जाते रहते हैं, वो अब ऐसा नहीं कर पाते क्योंकि नई सेटलमेंट बन चुके हैं, नई तरीके से लोग रहने लग गए हैं, ठीक है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट रीजन है, न्यू सेटलमेंट और पॉलिटिकल बाउंड्रीज वाले, याद कर लेना, एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ओके। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है जो प्राइमरी एक्टिविटी के अंदर आता है, वो आता है हमारा कॉमर्शियल लाइव स्टॉक रेयरिंग। क्या आता है, कॉमर्शियल लाइव स्टॉक रेयरिंग। देखो एनिमल को रेयर करना हम लोग समझ चुके थे, ठीक है ना, पेस्टुरलिज्म के अंदर। उसके बाद नोमैडिक हर्डिंग क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह पे एनिमल को लेके जाना क्योंकि उनका कैरेक्टरिस्टिक्स ही ऐसा है, ये भी समझ चुके थे। एरियाज भी देख लिए थे हमने उन सब के। बट आज के समय पे क्या है ना, आज के समय में जो ये एनिमल रेयरिंग है ना ये कॉमर्शियल लेवल पे बहुत ज़्यादा होती है। कॉमर्शियल, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था न्यूजीलैंड का। न्यूजीलैंड में एक पर्सन हज़ारों गायों को या हज़ारों जो एनिमल्स है उनको पाल लेता है, ठीक है ना, टेक्नोलॉजी की वजह से, ठीक है ना, दूध निकालने के लिए भी मशीनें होती हैं उनके पास, ठीक है ना। तो इसकी वजह से क्या है ना कि आज के समय में जो रेयरिंग वगैरह कॉमर्शियल लेवल में होती है। कॉमर्शियल लेवल में कैसे होती है, कॉमर्शियल लाइव स्टॉक रेयरिंग क्या होती है वो समझते हैं। सबसे पहले कॉमर्शियल लाइव स्टॉक रेयरिंग जो है वो क्या है, एक ऑर्गेनाइज्ड है और कैपिटल इंटेंसिव चीज़ है, ठीक है ना, पूरा ऑर्गेनाइज होता है। और क्या है, यहाँ पे कैपिटल मतलब काफ़ी ज़्यादा लगता है, पैसा वगैरह लगता है आपको पहली बार में, क्योंकि नॉर्मली जो हम लोग देखते हैं गाय पालनी वगैरह वगैरह इसमें बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगता, ठीक है ना, और अपने सब्सिस्टेंस के लिए लोग करते हैं। बट अगर आपको कॉमर्शियल लेवल में करना है तो इसमें पैसा वगैरह भी लगता है। इसके बाद जो कॉमर्शियल लाइव स्टॉक रेंचिंग है इस एसेंशियली एसोसिएटेड विद द वेस्टर्न कल्चर, ठीक है ना, किस कल्चर के साथ एसोसिएटेड है, वेस्टर्न कल्चर के साथ, ठीक है। एंड इज प्रैक्टिस्ड ऑन द परमानेंट रेंचेस। परमानेंट रेंचेस क्या हुआ भाई, बहुत बड़े होते हैं, वो घास के मैदान टाइप के होते हैं, ठीक है ना, बहुत बड़े बड़े एरियाज होंगे उनके रेंचेस वगैरह। रेंचेस साउथ अमेरिका में बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है ना। अब इन जो बड़े बड़े रेंचेस हैं, बहुत बड़े बड़े परमानेंट एरियाज हैं ना, इन एरियाज में वो लोग क्या करते हैं, जो ये जो एनिमल्स हैं उनको रियर करते हैं, उनको पालते वगैरह हैं, ठीक है। तो क्या है कि जो रेंचेस हैं, दीज रेंचेस कवर लार्ज एरिया, बहुत लार्ज एरिया होता है, एंड डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ पार्सल, छोटे छोटे पार्सल्स में डिवाइड कर देंगे हम लोग किसको, इन एनिमल्स को, ठीक है। और फेंस वगैरह, वही जो हम फेंसिंग वगैरह करते हैं ना,
उसी की बात करते हैं। फेंसिंग कर लेते हैं, रेगुलेट द ग्रेजिंग, कि एक पर्टिकुलर टाइम पे इस एरिया में ग्रेजिंग होगी, दूसरे पर्टिकुलर टाइम पे दूसरे एरिया में ग्रेजिंग होगी, और बहुत बड़े एरिया होते हैं, ठीक है ना, छोटे मोटे नहीं होते हैं। इसके बाद दिस इज स्पेशलाइज्ड एक्टिविटी इन विच ओनली वन टाइप ऑफ एनिमल इज रेयर्ड। बहुत टाइम क्या होता है कि खाली एक तरीके का ही एनिमल को हम यहाँ पे पालते हैं, एक से ज़्यादा एनिमल को हम यहाँ पे नहीं पालते। इसके बाद इंपॉर्टेंट एनिमल जो इसके अंदर आते हैं वो आते हैं शीप, ठीक है ना, याद रखना एनिमल के नाम, शीप हो गया, कैटल हो गया, गोट हो गया, कम से कम 2-3 तो याद कर लेना। हॉर्सेस वगैरह को भी हम पालते हैं, ठीक है ना। हॉर्सेस, अगर आप पूछोगे कि यार सर हॉर्सेस को क्यों पालते हैं भाई, क्या काम है इनका कॉमर्शियल लेवल में, भाई बहुत काम है। घोड़ों की रेस पता है ना कितनी एक्सपेंसिव होती है, तो जो घोड़े हैं कहाँ रहते हैं, ये बड़े बड़े रेंचेस में रहते हैं, ठीक है ना। तो उनका पर्टिकुलर एरिया होता है कि इस समय यहाँ घास खानी है, यहाँ पे रहना है, हर चीज़ एरिया पार्सल्स वगैरह इन्हीं के लिए लिखा हुआ था। गोट के लिए भी ये लोग बड़े बड़े रेंचेस बनाते हैं, कैटल, गाय भैंस वगैरह उनके लिए भी बनते हैं, शीप वगैरह के लिए भी बनते हैं, ठीक है ना। शीप वगैरह क्या है लास्ट में, मतलब ये उसके लिए भी यूज़ हो जाती है, वूल वगैरह के लिए। कैटल्स को ये लोग पालते हैं, बाद में मीट इंडस्ट्री को भी सेंड कर देते हैं जब वो लोग मरने वाले होते हैं वगैरह वगैरह टाइम पे। या कई जगहों पे कैटल्स को पाला ही मारने के लिए भी जाता है, ठीक है ना, कि क्योंकि मीट इंडस्ट्री को बेचना है, एक्सपेंसिव ज़्यादा दाम मिलेंगे उनके, ठीक है, इस वजह से, ठीक है। इसके बाद प्रोडक्ट सच एस मीट, मीट मिलता है इनसे, वूल मिलता है, ठीक है ना। हाइड्स एंड स्किन्स आर प्रोड्यूस एंड पैक्ड साइंटिफिकली एंड एक्सपोर्टेड टू द डिफरेंट वर्ल्ड मार्केट। दुनिया की अलग अलग जगहों पे प्रोसेस करके, पैकेजिंग करके इनको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है, जहाँ पे मीट चाहिए होता है, दूध चाहिए होता है वगैरह वगैरह, ठीक है ना। तो ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है इनको, तो तभी तो कमर्शियल लेवल में ना बड़े स्केल में करना पड़ेगा, ठीक है, बड़े स्केल में ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा, प्रिजर्वेटिव ऐड कर लेते हैं, जल्दी ख़राब नहीं होते हैं वगैरह वगैरह चीज़ें होती है इसके अंदर, ओके। इसके बाद रेयरिंग ऑफ एनिमल इन रेंचेस इज ऑर्गेनाइज्ड ऑन अ साइंटिफिक बेसिस, याद रखना, ठीक है ना। जो यहाँ पे ये जो रेंचेस वगैरह होती है साइंटिफिक बेसिस में हम लोग करते हैं इसको। इसके बाद इसके एग्जाम्पल्स, ये देखो जितने भी एरियाज डार्क दिख रहे हैं ना, ये सब एग्जाम्पल है। ऑस्ट्रेलिया का रीजन, और ये न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड तो याद रखना है यार, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया हो गया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे जो है अर्जेंटीना है, ठीक है, यहाँ पर अर्जेंटीना है, ये यूरुग्वे पे यूरुग्वे हो गया, ठीक है ना, एंड यूनाइटेड, ठीक है। इसके अलावा फिर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में भी होता है ये, ठीक है ना। ये क्या है, कुछ पर्टिकुलर कंट्रीज़ हैं जहाँ पे कमर्शियल लाइव स्टॉक रेयरिंग बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाती है। इसके अलावा जो ये साउथ वेस्ट पार्ट है या साउथ पार्ट ऑफ साउथ अफ्रीका, ठीक है, ये भी याद रखना, ठीक है ना। कुछ एरिया यहाँ के भी हैं हमारे सेंट्रल एशिया के, ये भी है, ये भी याद रख दो। पर मेनली जो इंपॉर्टेंट है ना वो यही है, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, यूरुग्वे, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।